चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हिट, MCQ पार्ट 2। तो मेरे साथ देखो, सबसे पहले ना हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के MCQ करवा रहे हैं। किसके करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं पहले से ही अच्छी से आपको समझा रहा हूँ। यस इलेक्ट्रिक डाइपोल तो थोड़ा दो तीन पॉइंट देख लो मेरे साथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा, इतना पक्का कर लेना, ओके। एकदम बेसिक से बेटा, एकदम बेसिक से। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है? 2a होता है, राइट। सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस, राइट। सेम मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक चार्जेस, राइट। दोनों का बीच का सेपरेशन कितना होता है? 2a। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूं, मालूम है ना, ऐसे, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसका नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है, ओके। फिर इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी, मालूम है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। इसको हम P से इंडिकेट करते थे, वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। उसकी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला क्या था? 2a। इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, राइट। डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। धीरे धीरे ना इसमें मैं डिटेल में जा रहा हूं, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, MCQ नंबर 11 ट्राई करो। MCQ नंबर 11, MCQ नंबर 11। The electric dipole moment of HCl, the electric dipole moment of HCl atom is 3.4 multiplied 10 to the power minus 30 coulomb into meter। सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर। तो HCl मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट कितनी है? 3.4 into 10 to the power minus 30 coulomb into meter। The charge on both atoms are unlike and the same magnitude। Magnitude of these charges is blank। क्यों निकल रहा है बच्चों? और आपको डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 1 एंगस्ट्रॉम। सो r बोले या 2a बोले, 2a दिया है, समझ में आया ना? तो 2a कितना है? 2a है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बटा 10 टू द पावर माइनस 10। चलो निकाल दो मैग्नीट्यूड से, मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ? बी आ रहा है ना। S P इक्वल टू 2a क्यूब। मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, हाँ। सो चार्ज इक्वल टू P बाय 2a, P बाय 2a। P की वैल्यू कितनी है? 3.4 into 10 to the power minus 30 और ये 10 to the power minus। बोलो कि आंसर क्या आ रहा है? 3.4 into 10 to the power, इसका यूनिट क्या आएगा? कूलम, राइट। तो आंसर क्या है? बातें मत करो बेटा, आंसर है बी। आंसर क्या है? बी। ये बेसिक से क्वेश्चन है, राइट। आपको यहां से समझ में आ जाएगा, बेसिक से क्वेश्चन है। इसके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, देख लेना बेटा। तो ये प्राइमरी नॉलेज आ गया आपको, डाइपोल किसे बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, राइट। यस। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं,
फिर उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। देखो ये टॉपिक है ना लेसन नंबर 5 में ऐसे डी टू आएगा बेटा, लेसन नंबर 5 में। तो मैं लेसन नंबर 5 के लिए एमसीक्यू कराऊंगा बेटा इसके जैसे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा बेटा। क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल। सपोज मैग्नेट है, इसका ये एन पोल है, ये एस पोल है, राइट। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है ना, ओके। और यहाँ देखो इधर ध्यान रखो बेटा, मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा। पी को क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसमें ऐसे नेगेटिव डायपोल मोमेंट आएगा एम, राइट। ये दो चैप्टर का फायदा है, समझो। एक ही टाइप की एमसीक्यू है, थोड़ा ही टाइम लगेगा। एक बार नीचे से पकड़ लो इसको, फिर कर लो इसको, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलो इतना आ गया। अब थोड़ा आगे डेप्थ में जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू है हमारे पास, आते ही हर बार, ओके। तो छोटा सा एक पॉइंट है, लिख लो। लिखो टाइटल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी in uniform electric field. Electric dipole in uniform electric field. इसका फॉर्मूले बेस्ड एमसीक्यू मेरे पास इस नोट्स में नहीं है, लेकिन इसके आ सकते हैं बेटा, राइट। हाँ, वो टॉर्क जनरेटर था ना वही। चलो, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वी डिस्टेंस पर होता है, और फिर लाइन कैसे होती है, पैरेलल होती है, याद रखना है, राइट। चलो, इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। तो हम यहाँ एक इलेक्ट्रिक डायपोल अरेंज कर रहे हैं, राइट। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, राइट। तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी पी, समझ में आ रहा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं साइड में बताओ बेटा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो देखो ये पी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, राइट। तो इसमें कितनी सारी बातें वो आपको नोटिस करनी है। देखो पहले तो ये देख लो, ये सब थियरी में पढ़ाया है बेटा कि ये ना इसमें एफ नेट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। एफ नेट क्या होता है, जीरो। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये लीनियर इक्विलिब्रियम में, मतलब लीनियर मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये एमसीक्यू आ सकता है ना, ये इट इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझ लेना, राइट। इट इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम, लेकिन इसका टाउ जीरो नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। और इस पर होता है टाउ जीरो और टाउ नॉट इक्वल टू जीरो। मालूम है ना, दो कंडीशन होती है, टाउ जीरो होता है, टाउ नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इस पर जो टॉर्क लगता है बेटा, इसके फॉर्मूला आते हैं। तो इसका जो टॉर्क होगा वो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, P क्रॉस E आएगा। याद है ना फॉर्मूला, P क्रॉस E आएगा, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E आएगा। देयरफॉर टाउ का मैग्नीट्यूड आएगा PE sin थीटा, राइट। आपको बच्चों में बार-बार कहता हूं बेटा, डॉट प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट E डॉट B। बायोलॉजी वाले बच्चे को खास E डॉट B को कैसे लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड 11 का बात है, राइट। AB cos थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे A क्रॉस B को कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B को AB, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, sin थीटा। अब बेटा याद रखना, ये ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी काम आता है, समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी काम आता है। डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो आपको खाली इतना ही जानना है बेटा, cos थीटा का जानना है, मेन वस्तु क्या है, cos थीटा है, इसका याद रखो बेटा। तो थीटा इक्वल टू 0 है ना, थीटा इक्वल टू 0 है, तो cos 0 क्या आएगा, 1 आएगा। थीटा इक्वल टू, ये इतना याद रखो बेटा,
ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन मैं ओरली मोटा मोटा फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो cos फाई क्या आएगा, cos फाई क्या आएगा, माइनस इतना ही याद रखना है आपको। और एक वाला केस क्या है, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, समझ में आ रहा है? 90 to 70 cos पाई बाय 2 या cos 3 पाई बाय 2 क्या आएगा, 0 आएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन आपको लगेगा कि चलो मैंने ये फॉर्मूला याद रख दिया तो मेरे को एमसीक्यू बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट? क्योंकि आज के लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें भी काम आएगा बेटा। देखो चलो, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया, समझ में आ रहा है ना? तो इसका डॉट एंड क्रॉस बताते बेटा, समझ में आ रहा है? इसका डॉट एंड क्रॉस बताते हैं। ऐसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट? तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या कहलाएगा बेटा, 0 कहलाएगा। और इसमें थीटा क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो तो बेटा डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, यहाँ समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव आएगा। ये भी आएगा ना, समझ सकते हो ना बेटा? यहाँ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस ए भी आएगा। अरे इधर ले लो पाई, माइनस 1 ले लो इधर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि नहीं? और ये वेक्टर ए है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा मेन तो बेटा। और ये वेक्टर बी है, देखो ये थीटा कितना हुआ है, 90, राइट? तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल बेसिक सी बातें बता रहा हूं बेटा, इसको याद रखना है आपको। इसमें ऐसे भी कर सकते हो बेटा, इसको मैं होम टास्क दे रहा हूं, राइट? कर सकते हो ना? तो साइन 0 कब आएगा बेटा, ये दोनों केस में साइन 0 आएगा। तो ये दोनों केस में टॉर्क 0 आएगा। इसकी बात बताओ तो समझ में आ रहा है? वही तो है, राइट? समझ लेंगे ना बेटा? ओके चलो, तो यहाँ दो केस होते हैं, टाउ इक्वल टू 0, टाउ नॉट इक्वल टू 0। टाउ 0 कब आएगा बेटा, व्हेन a एंड b आर पैरेलल। समझ में आ रहा है? अदरवाइज मतलब इसके सिवाय कोई भी केस है ना, तो क्या आएगा, टाउ नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, टाउ इक्वल टू p sin थीटा। चलो समझ लिया? थोड़ा जल्दी बता दिया, क्योंकि ये बार-बार मैंने ये सिखाया है। समझ में आ रहा है ना? आपको ये cos थीटा और sin थीटा आना चाहिए बेटा। cos थीटा कब आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आएगा। sin थीटा कब आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो पक्का? तो इसके बेसिक से ना 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर और एक लेफ्ट में जाते हैं इसमें, राइट? चलो आप है ना बेटा, एमसीक्यू नंबर 3 एंड 4 ट्राई करो, 3 एंड 4। कौन सा बोला मैंने? हाँ, एमसीक्यू नंबर 3 एंड 4। हाँ देखो, an electric dipole is placed in an electric field of a point charge। अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? ओके, इसमें एक छोटी सी बात और नोट कर लो बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पेपर के पीस के साथ वो कॉम का एक्सपेरिमेंट कराया था मैंने, पेन के साथ वो कॉम का, राइट? वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या आता है, इतना याद रखना, इसमें F नॉट इक्वल टू 0 आता है बेटा, एंड टाउ नॉट इक्वल टू 0 आता है। समझ में आया ना? यस।
इसमें डायपोल दो टाइप की मोशन करता है बेटा, लीनियर भी करता है और रोटेट भी होता है। ओके, खाली इतना याद रखना है, इसमें लीनियर इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता है। इसके दो केसेस हैं। ओके ओके गॉट इट। इसका अदरवाइज का फॉर्मूला क्या आएगा, टाउ इक्वल टू पी sin थीटा। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप के एमसीक्यू आए थे। चलो देखते हैं। An electric dipole is placed in an electric field of a point charge. अब ये देखो, ये क्यों क्या है, पॉइंट चार्ज है, राइट? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटर साइड में आएगा ना ऐसे, राइट? तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं बेटा? यस सर। राइट? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो फील्ड है यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? आपको यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेना है बेटा। इतना ले लिया आपने, चलो यहाँ इतना ले लिया, तो इतना इधर ले लो बेटा। तो देखो, इसमें से ज्यादा फील्ड पास होगी, इसमें से कम होगी ना? हाँ, राइट? ओके, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात और की, उसने डायरेक्टली बोला नहीं है, ऐसे बताया, उसे तो यही है। तो यहाँ पे आप डायपोल को रखो, -q प्लस रख दिया, तो ये कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तो बोलो अब क्या है, देन व्हाट इज द आंसर? द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज ऑलवेज 0। वो गलत है ना? जीरो हो ही नहीं सकता ना। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल मे बी 0, वो भी गलत है भाई, 0 कभी नहीं होता है ना। समझ में आ रहा है? टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बी मे बी 0, ओके, एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज 0। तो ऑप्शन सी आएगा आंसर। देखो चेक कर लो बेटा, आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है? सी पक्का ना? ओके, अब एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4। ओके, 4 नहीं, वो तो देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं पहले। एमसीक्यू नंबर 2 पहले हम डायपोल के करवा रहे हैं इसलिए। चलो एमसीक्यू नंबर 2 क्या है? An electric dipole is placed in a uniform field. An electric dipole is placed in a uniform field. The resultant force acting on it, ये वाला केस बेटा, तो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, always be 0, depends on the relative position, never be 0 and depend on its dipole moment. Okay, आंसर क्या आएगा? ए आएगा। आंसर क्या आएगा? ए, राइट? देखो किसी को करना है बेटा, तो ऐसा एमसीक्यू ना चैप्टर नंबर 5 में भी होता है बेटा, देख लेना। जब चैप्टर 5 का लेक्चर लेंगे ना, तब वो डिटेल में समझा देंगे। चैप्टर 5 में वहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। कौन से पेज पर है? हाँ बेटा, कौन सा नंबर का? 19 नंबर का बेटा, 19 नंबर का। चैप्टर 5 में 19 नंबर का एमसीक्यू इसके टाइप का है। ओके, अब है ना, ये मेरी नोट्स में डायग्राम के तो इतने ही क्वेश्चन है, लेकिन आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधा देखो, इसमें थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं मैं, देखते जाओ बेटा। टू पॉइंट आपने लिख लिए बेटा? यस यस। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट देखो, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर ई है, इसका एंगल कितना है? थीटा, राइट? तो ये नॉर्मली अब जब
डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल होने का ट्राई करता है ना। हाँ। जिस डायरेक्शन में थीटा डिक्रीज हुई बेटा उस डायरेक्शन में वो घूमता है। थीटा की थीटा है उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई ना उस डायरेक्शन में घूमता है, राइट। तो वो क्या आने का ट्राई करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल आने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है? हम एक काम करते हैं बेटा, डायपोल को किसी एक पोजीशन थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2 पर ले जाते हैं बेटा। थीटा इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 थीटा इक्वल टू थीटा 2 तब ले जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जो वर्क डन है ना बेटा उसका मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, लिख लो। W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा बेटा। PE इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, राइट। और ये आपका जो फॉर्मूला है बेटा वो चैप्टर नंबर 2 में डायपोल की थ्योरी आती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, राइट। वो कॉन्सेप्ट से भी करवा सकते हैं बेटा, याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल, याद है ना, U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ऐसे थ्योरी U इक्वल टू माइनस P डॉट E माइनस P डॉट E, तो यहां से भी कर सकते हैं बेटा। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, चेंज इन एनर्जी होता है ना। थीटा 1 पर एनर्जी U1 बोल दो, थीटा 2 पर एनर्जी U2 बोल दो, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू होंगे तो देख लेंगे हम, ओके। तो थोड़ा थोड़ा मैंने नॉलेज आपको बताया, किसका बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब छोटे छोटे पॉइंट भी है बेटा, वो देख लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, ओके। चलो एक टॉपिक लिखो, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा बोलते हैं बेटा। ऐसे कुमार में भी पूछा है तो आता है ना इसको लिखना, मैंने सिखाया है। चार्ज बाय लेंथ, याद है ना, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाय, इसका यूनिट निकाल सकते हो बेटा, यूनिट इसका यूनिट कूलम पर मीटर, ऐसे निकाल सकते हो ना। डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्यू बाय वी, राइट। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, राइट। इंटीग्रेशन वाली मेथड करनी होती है, इंटीग्रेशन वाली मेथड। एमसीक्यू नंबर 7 ऐसा है बेटा, एमसीक्यू नंबर 7, द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें ये लोग क्या करते हैं बेटा, लैम्बडा सिग्मा और रो का एक फंक्शन देते हैं और इसको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। कैसा होगा देखो, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द circumference of a circle of a radius e is varies by lambda equation, ओके। ये एक सर्कल है ना, इस पर ऐसे चार्ज गिवन होता है। मैं एक अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब कॉमन बातें बता रहा हूँ, राइट। तो आप लैम्बडा का होगा सिग्मा क्या के रो सबका होगा ना बेटा, ऐसे ही करना है, राइट। तो ये क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो लाइन पर है, काटो तो लाइन बन जाएगी ना। ऐसे सरफेस पर भी हो सकता है, ऐसे वॉल्यूम पर भी हो सकता है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा वो गिवन होता है लैम्बडा, राइट। कभी कभी सिग्मा हो तो सिग्मा गिवन होता है। ऐसे नीट और जेईई में भी इसके एमसीक्यू आ सकते हैं बेटा, लैम्बडा गिवन है। तो लैम्बडा क्या गिवन है, लैम्बडा 0 cos थीटा, राइट।
द टोटल चार्ज ऑन इट। तो हमें ना इसका टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? टोटल चार्ज। तो इसका टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq आएगा बेटा। तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, dq बाय dl लिख सकते हो बेटा, dq बाय dl, राइट। तो यहां से आप dq को सब्जेक्ट कर दो बेटा, तो क्या आएगा बोलो? लैम्डा dl आएगा, लैम्डा dl आएगा कि नहीं आएगा। अभी dq क्या है? छोटा सा चार्ज, समझ में आ रहा है? सपोज इसको मैं dq कंसीडर कर दूं, इस ऐसे ही करते हैं ना बेटा? यस सर। तो इसकी रेडियस a है बेटा। हाँ। तो चलो मैंने सपोज इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। कितना? थीटा। अब ये छोटा सा है ना, इसको d थीटा बोल देता हूं क्योंकि इंटीग्रेशन थीटा में ही आएगा। यस सर। इसको मैंने d थीटा बोल दिया। हाँ। मैं क्या कर रहा हूं? या dl ला रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ। इसकी लेंथ है वो dl होती है ना, यस सर। राइट? r को बोलते हैं ना। तो dl इक्वल टू क्या आएगा? ऐसा था ना, प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू r बाय रेडियस। यूनिट एंड मेजरमेंट में नहीं था बेटा? हाँ। थीटा इक्वल टू r बाय रेडियस, ऐसा था ना बेटा फॉर्मूला? यस। हाँ। प्लेन एंगल याद करो। तो क्या आएगा? इसका तो d थीटा है ना, r कितना है? d है। तो r इक्वल टू क्या आएगा बेटा? समझ में आ रहा है? रेडियस है ना, रेडियस इनटू d थीटा। चलो हो गया ये पक्का बेटा? यस सर। ओके। तो एक काम करते हैं, इसको यहां लिखते हैं बेटा। तो ये आ रहा है dl इज इक्वल टू a d थीटा। कंप्लीट? कुछ नहीं बेटा, वैल्यू इनपुट करके इंटीग्रेट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो तो टोटल चार्ज q कितना आएगा? इंटीग्रेशन dq आएगा। देखो लैम्डा dl आएगा, लैम्डा कितना है? लैम्डा 0 टू लैम्डा 0 cos थीटा, राइट। और dl कितना है? a d थीटा। ओके, अभी थीटा की बाउंड्री कहां से लेनी है? यहां से स्टार्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 आएगा बेटा, यहां से d थीटा। यहां से dq स्टार्ट करूंगा तो यहां से स्टार्ट करूंगा ना, इसको घुमा के वापस ला दो तो 2 पाई आ जाएगा। तो लिमिट क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा है? लिमिट आएगा 0 टू 2 पाई। क्या आएगा? 0 टू 2 पाई। सो लैम्डा 0 इनटू a cos थीटा d थीटा 0 टू। अब मैं इसमें टाइम नहीं पास कर रहा बेटा, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। आंसर इज 0, राइट। आता है सर? cos का होगा sin थीटा, लिमिट लेते हैं 0 टू 2 पाई। समझ में आ रहा है ना? यस सर। cos थीटा d थीटा 0 टू 2 पाई, sin थीटा 0 टू 2 पाई, sin 2 पाई माइनस sin 0, 0 माइनस 0 0। चलो ये एग्जामिनेशन क्या करते हैं बेटा? इसको चेंज कर देते हैं। cos थीटा की जगह sin थीटा ले ले तो क्या आंसर आएगा? सोचो। cos थीटा की जगह sin थीटा ले ले तो नहीं करो बेटा, इधर sin लेके करो बेटा, जल्दी क्यों कर रहे हो? 2 पाई એટલે 360 થાય ને, cos 360 એટલે 1 અને 0 ही आएगा बेटा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 ही आएगा बेटा, 0 ही आएगा बेटा। इधर cos स्क्वायर ले ले तो बेटा, cos स्क्वायर ले ले तो cos स्क्वायर cos स्क्वायर ले ले, sin स्क्वायर ले ले तो कर लेना बेटा। cos स्क्वायर थीटा 0 टू पाई। ये मैं बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए रेफरेंस दे रहा हूं। इसका बेटा पाई आएगा, इंटीग्रेशन घर से कर लेना बेटा, इसका पाई आएगा। cos क्यूब थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पाई आएगा। तो लास्ट आंसर क्या आएगा? लैम्डा 0 a इनटू पाई आएगा। समझ में आ रहा है? यस। या sin स्क्वायर लो तो भी उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? पाई आएगा। चेक कर लो बेटा, आता है? cos स्क्वायर का फॉर्मूला बना 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 करके बना दो, आ जाएगा। चेक कर लो मेरे सारे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा का पाई आ रहा है बेटा? cos स्क्वायर थीटा 0 टू 2 पाई 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 0 टू 2 पाई को इंटीग्रेशन सर।
तो सभी टाइप के क्वेश्चन है ना, उसमें हमें क्या करना है बेटा, ऐसे डीक्यू निकालना है और ये वाला इंटीग्रेट करना है और ये आप फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लैम्डा डीएल आएगा या सिग्मा डी आएगा या रो डी आएगा। समझ में आ रहा है? यही चेंज होने वाला है, फिर इंटीग्रेशन आने वाला है, राइट। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के आई टू सर पाई भाई आ गया ना? अच्छा, ये देखो अब देखो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एमसीक्यू लेते हैं बेटा। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट? F इक्वल टू QE, डिटेल में नहीं समझा रहा हूं। फोर्स ऑन चार्ज F इक्वल टू QE इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 23 ले रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 23, the liquid drop of mass m has a charge q। इस पर चार्ज कितना है? q। इसका मास कितना है? m। what should be magnitude of electric field E to balance this drop? देखो इस पर एक फोर्स लगने वाला है mg, राइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये चार्ज है, तो इस पर क्या रखना चाहिए हमें? चार्ज रख दिया, तो इसमें कितना रखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो ये बैलेंस कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में हो। समझ में आ रहा है? और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अपर डायरेक्शन में। तो ये दोनों बैलेंस कब होंगे बेटा? जब Fe इक्वल टू Fg होगा। Fe का फॉर्मूला क्या है? QE, ये रहा ना। तो इसका आता है mg। सब्जेक्ट कर लो, क्या चाहिए आपको इसमें से? E। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? mg by q, राइट। एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4, where an electron and proton are both placed in an electric field। सुनो देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है। सपोज ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इसका मास होता है mg और ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास होता है m। तो प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा? इस डायरेक्शन में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ऐसे इसकी कौन सी क्वांटिटी सेम होती है? इसका एक्सेलरेशन सेम होता है? एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है। एक्सेलरेशन क्या इसका सेम होगा? क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि F इक्वल टू, ये तो बार बार सीखा है ना, QE। हाँ, फोर्स सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ma आता है ना बेटा, तो a क्या आएगा? E by m आएगा ना। ऐसा तो एक न्यूमेरिकल है बेटा। AP क्या आएगा? ऐसा आएगा ना। और AE क्या आएगा? E by m, राइट। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, राइट। पढ़ते बेटा, ऑप्शन पढ़ो क्या क्या मांगा हुआ है।
इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन हमारे ऑप्शन ए सीधा छोड़ दो बेटा। Electric force acting on them are equal in magnitude as well as direction. नहीं डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं है नहीं। क्योंकि फोर्स है ना वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, तो पहला आंसर नहीं आएगा। फिर Only the magnitudes of forces are same. वो सही लग रहा है, वो सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। Acceleration produced in them are same. नो एक्सेलरेशन भी हो सकता है बेटा। बता बेटा किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? जो लाइट है उसका। हाँ इलेक्ट्रॉन। Yes. डी नंबर। Magnitudes of acceleration produced in them are same. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसे डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो डी भी आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? डी। राइट। तो देखो ये पहले पेज पर दो क्वेश्चन हो गए, ये वाले पेज पर खाली एमसीक्यू नंबर 12 ही बाकी है बेटा, है ना? हाँ। वो सब हो गए बेटा, ओनली एमसीक्यू नंबर 12 बाकी है, ये मैंने इधर लिखा है, एमसीक्यू नंबर 12 ही बाकी है। ओके वो फ्लक्स का है, वो बाद में देखेंगे। और ये पेज पर सारे एमसीक्यू है ना फ्लक्स के ही है। ओके अभी है ना 18 नंबर 20 नंबर एंड 21 नंबर ले रहे हैं बेटा। 21 फ्लक्स का है, चलो 21 करो बेटा। 21 का 2 मिनट में लेक्चर में खत्म कर देता हूँ। 21 का करो। वो तो स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, Q इक्वल टू N इक्वल टू Q इक्वल टू N। हाँ। हाँ आप समझ में रहे, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है लेकिन इसके टाइप का कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। राइट, पहले दिन पढ़ाया था ना Q इक्वल टू N, Q इक्वल टू N, राइट। When 10 to the power 19 electron are removed from a neutral metal plate, तो ये प्लेट है, ये कैसी है? न्यूट्रल है, तो स्टार्टिंग में इसका चार्ज कितना है? 0 है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बेटा? 10 to the power 19। ओके, when 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate through some process, the charge on it becomes, पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसका जो फाइनल चार्ज आने वाला है उसका साइन बताओ, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा, तो वो तो पक्का हो गया। तो ऐसा आपको फाइनल है ना बेटा, तो एक ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले आ सकते हैं और डी भी नहीं आ सकता। ओके, अब फॉर्मूला क्या है बेटा? चार्ज Q इज इक्वल टू क्या आएगा? N एंड E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 plus 90 into 1.6 into 10 to the power minus 19। ऑप्शन कौन सा है? B. B is the right answer। ओके, एक ही बाकी रहा लास्ट, एमसीक्यू नंबर 18, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा बेटा। एमसीक्यू नंबर 18, ये ना सिमेट्री मेथड ना उसके टाइप का क्वेश्चन है बेटा। इसमें ना आपको देखो बहुत मजा आएगा। देखो देख के जाओ बेटा। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ प्लस Q रखा है, यहाँ प्लस Q रखा है, यहाँ प्लस Q रखा है। सेम चार्ज रख सकते हैं बेटा, सेम चार्ज, समझ में आ रहा है? नेगेटिव Q भी रख सकते हो बेटा, नेगेटिव प्लस 5Q सेम रखना है। क्या रखना है बेटा? Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to कोई भी ले लेना, कोई भी ले सकते हैं। तो इसका जो ये मिड सेंट्रोइड होगा ना बेटा, की पॉइंट, तो
तो यहाँ आप निकालो ना बेटा तो EP 0 आएगा। याद रखेंगे बेटा, याद आता है ना बेटा, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसे बेटा देखते जाओ बेटा, ये ना स्क्वायर है, यही कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, यही कॉन्सेप्ट। चलो Q1 Q2 Q3 Q4, राइट, समझ में आ रहा है। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4। तो ये डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है बेटा, समझ में आ रहा है, इस पर भी EP क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे बन सकता है बेटा, यस सर। रेगुलर हेक्सागोन हो, रेगुलर कोई भी शेप हो, रेगुलर शेप समझ में आ रहा है ना। सपोज ऐसा कोई लो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बोलो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन हो ये। ऐसा कोई भी ले लो बेटा, तो सभी पर लाइक चार्ज हो ना बेटा, ऐसे तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब अच्छी सी बात एक बता रहा हूं, जब ये पॉइंट नहीं है बेटा, यहां से एक चार्ज को हटा दो बेटा, सपोज ये नंबर ऑफ n चार्ज है ना, n इक्वल टू 3 हुआ, तो अपने को क्या करना है, n-1 रखना है। ट्रायंगल में 2 रखने हैं, समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर में 3 रखने हैं, हेक्सागोन में 5 रखने हैं। क्या समझ में आ रहा है, ये हेक्सागोन से सीख रहा हूं, बाकी काम कर लेंगे ना बेटा। हाँ, तो सपोज ये हमारे पास हेक्सागोन है बेटा, राइट, रेगुलर है, रेगुलर का मतलब जानते हो ना, ये सब सेम होता है। तो देखो मेरी बात, तो आप कोई भी साइड से, चलो यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ से निकाल दिया बेटा, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से हमने निकाल दिया है ना बेटा। तो अब हम P पॉइंट है ना, P पॉइंट, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करेंगे ना बेटा, तो 0 नहीं होएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, 0 नहीं होएगा बेटा। वो क्या होगा बेटा, EP इक्वल टू होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, इसका डिस्टेंस दे रहा हूं R, आज तक कितना ही होगा बेटा, हर बार। और इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी बेटा, ये वाली डायरेक्शन में होगी। समझ में आ रहा है, ऐसे सबके लिए बना सकते हो बेटा। चलो इसमें से एक क्यों निकल दो, तो इतना ही आएगा बेटा इसका EP, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। यहां से निकल दो तो बेटा कर लेना बेटा, कितने आएगा, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। जोरदार MCQ है। तो ऐसा ही है बेटा, MCQ नंबर 18 देख लो, ऐसा ही है डायरेक्ट। हाँ हाँ, कॉमन है। चार्ज कैपिटल Q is placed on n-1 corner of polygon of sides n। जो पॉलीगॉन की n साइड है ना, वो एक बाकी रखा है, एक वर्टेक्सिस पर, तो सभी पर n-1 कैपिटल Q चार्ज रख दिए। समझ में आ रहा है, the distance of each corner from the center of polygon is r, the electric field at its center is, ये वाला आएगा आंसर बेटा। कौन सा है बोलो, ए। हाँ आंसर है ए। आंसर क्या है, ए, पक्का, ओके। अब देखो बच्चों, अब एक हमें जो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना, इसका एक ही वीडियो बाकी रहा है, मतलब पार्ट 3, जिसमें हमारा बेटा गाउस और फ्लक्स के MCQ करवाने वाले, राइट।